अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सेकेंड ईयर इंग्लिश के एमसीक्यूज प्रो सेक्शन पार्ट 1 आपके साथ शेयर किए थे। आज अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आए। पार्ट 1 में हमने 20 मिनट विद मिसेस कैंटब, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, डे द डैम ब्रोक ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को आधा कंप्लीट किया था। 3.5 चैप्टर कवर कर लिए थे। अब रिमेनिंग कुछ चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चूंकि हमने आधा कवर किया था, पूरा कवर नहीं किया था। शुरू करते हैं। मुस्लिम बिलीव इन द राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप फॉर एवरी मैन एंड वुमेन एंड दे हैव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मुसलमान चूंकि प्राइवेट ओनरशिप पे बिलीव करते हैं, चाहे वो मर्द के लिए हो या औरतों के लिए, और मुसलमानों के पास विरासत का काम। पाकिस्तान की क्रिएशन ने लाखों हिंदुओं को अपॉर्चुनिटी दी उनका ओन कल्चर बनाने के लिए, जिसमें किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। किसकी? अनमैनेजेबल मिनॉरिटी की। मतलब उन्होंने कहा कि इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के अलग होने से इंडिया को जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए और उन्हें किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी ऐसी मिनॉरिटी से जो उनके कंट्रोल में नहीं है, अनमैनेजेबल मिनॉरिटी। लियाकत अली खान के मुताबिक ब्रिटिश रूल से आज़ादी मुसलमानों के लिए प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं रखती थी जब तक वो आज़ादी किससे ना ले लें, हिंदू मेजॉरिटी ऑल्सो। मतलब उनका कहना था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हमारे लिए सिर्फ आज़ादी नहीं है, हमें हिंदू मेजॉरिटी से भी आज़ादी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो डिमांड थी ब्रिटिश इंडिया में एक अलहदा रियासत की, वो एक रीजनेबल डिमांड थी, चाहे आप इंसानी लिहाज से देखें या जियो पॉलिटिकल ग्राउंड के लिहाज से देखें। जियो पॉलिटिकल, जियो का मतलब है जोग्राफिकल। लियाकत अली खान के मुताबिक जो सेपरेट स्टेट बनी मुसलमानों के लिए बर सग़ीर में, वो अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए एक जेन्युइन फ्रीडम बनाने के लिए और एक जेन्युइन गवर्नमेंट बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मौका मिला कि वो अपनी आज़ादी बनाए और अपनी गवर्नमेंट बनाए। अच्छा, फिर इन्होंने अगले पॉइंट में कहा कि लियाकत अली खान के मुताबिक दो अलग-अलग रियासत जो तकरीबन एक जैसी हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर है बजाय उसके कि एक ऐसी रियासत हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, और वो डिस्टर्बेंस किसकी तरफ लेके जाए? वो डिस्टर्बेंस जो है वो, सॉरी, वो सेपरेशन जो है वो स्टेबल एशिया की तरफ लेके जाए। मतलब इन्होंने कहा कि अगर हम अलग-अलग रियासत बना दें एक जैसी, तो ये अहम किरदार अदा करेगा एशिया को स्टेबल करने में। और फिर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया से अलग नहीं होता तो बहुत सारे सीरियस और डेंजरस क्रैक साउथ एशिया में, बरसगीर में देखने को मिलते, जिसकी वजह से अनटोल्ड अपहीवल्स, ऐसे तूफान आते जिसका इल्म नहीं था। तो लियाकत अली खान के मुताबिक पाकिस्तान की क्रिएशन ने ऑटोमेटिकली एशिया को डेंजर जोन इन एशिया बनाने से बचा लिया। डेंजर जोन इन एशिया, क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर ये मुल्क आज़ाद नहीं होते तो ये एशिया डेंजर जोन बन जाता। मुसलमानों के बिलीफ में सबसे बड़ा बिलीफ क्या है? सुप्रीम सॉवरेंटी ऑफ गॉड, अल्लाह को एक मानना। जब ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान को नई रियासत बनाने का मौका मिला। वो नई रियासत कितनी बड़ी थी? 80 मिलियन। 80 मिलियन का मतलब है 8 करोड़। जब ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान को जो नई रियासत बनाने को कहा जो 80 मिलियन की थी, कितने महीने में? 2 महीने में। कुछ ही महीने में आज़ादी के बाद, आज़ादी के कुछ ही महीने बाद बहुत बड़ी तादाद रिफ्यूजीज की इंडिया से आई शेल्टर के लिए, और उनकी तादाद कितनी थी? उनकी तादाद तकरीबन 7 मिलियन थी। अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान, मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड कांस्टेंट विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है नजर, मतलब मुकम्मल नजर रखनी चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि आज़ादी जो है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक जो है मुसलसल निगाह न रखी जाए, कांस्टेंट विजिलेंस। लियाकत अली खान के मुताबिक कोई भी आज़ादी का रियल मतलब नहीं है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि एक आम इंसान के लिए आज़ादी का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम वांट, डिजीज एंड इग्नोरेंस। एक आम इंसान के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम कोई मायने नहीं रखती। एक आम इंसान के लिए आज़ादी का असल मतलब उस वक्त निकलता है जब वो ख्वाहिशात से, बीमारियों से और जहालत से आज़ाद हो। लियाकत अली खान के मुताबिक वो कौन सी कौम थी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को टॉर्च बैरियर, उनको मसले राह दिखा रही थी? अमेरिका। The innumerable of Asia, here to ancient culture and civilization, have entered upon a dynamic phase of nationalism.
इन्होंने यहाँ इंडिया की कौमों की, एशियन कौमों के बारे में बात की कि एशियन कौमें अब एक कौम परस्ती के दौर में दाखिल हो गई। वो टास्क जो लियाकत अली खान साहब लेके अमेरिका आए थे, वो टास्क पाकिस्तानी को और अमेरिका को, पाकिस्तान और अमेरिका को करीब लेकर आना था। किसके नाम पे? सही है, किस? ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड पीस के नाम पे। लियाकत अली खान साहब ने अपने चैप्टर के लास्ट में कहा था कि मैं एक अहम काम यहाँ अदा करने आया था। वो काम ये था कि मैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहता था, इंसानियत के नाम पे और अमन अमान के नाम पे। लियाकत अली खान के मुताबिक बहुत सारे लिबरल माइंडेड अमेरिकन इस बात के लिए मान गए हैं कि पाकिस्तान की स्टैंड एक बहुत अच्छा निशान है। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। मतलब उन्होंने कहा कि बहुत सारे अमेरिकन इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत पनपती है तो ये बहुत बड़ा निशान है पूरी दुनिया के लिए, एक अच्छा निशान है, हैप्पी ऑगरी, हैप्पी साइन। सिल्वर बॉक्स पे आ जाते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स। चले, इसके राइटर कौन है? जॉन गैल्सवर्दी, क्योंकि जेम्स हार्बर तो डे द डैम्ब्रोक के हैं, बर्ट्रांड रसल रिफ्लेक्शन के हैं, और ऑस्कर वाइल्ड जो है वो डिवोटेड फ्रेंड के। जॉन मिल्टन एक मशहूर नॉवेलिस्ट थे, प्ले राइट थे। उनका वर्क कंटेन अ ग्रेट डील क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। उन्होंने अपने कामों में ब्रिटिश सोसाइटी को बहुत क्रिटिसाइज किया। सिल्वर बॉक्स इज अ पावरफुल एंड बिटर प्ले। The scene of the Act 3 of the Silver Box is led in London Police Court. जो सीन था सिल्वर बॉक्स का वो लंदन पुलिस कोर्ट में था, और पुलिस कोर्ट में कैनोपी सीट थी जस्टिस की, जिसमें एक लायन एक तरफ और दूसरी तरफ यूनिकॉर्न बना हुआ था। वो यूनिकॉर्न घोड़ा होता है जिसपे हॉर्न सिंग होता है। अच्छा, which one is of the following is referred as a local government officer with the duty of relieving distress among the people? कौन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड बंदा होता है, जो गरीबों के को रिलीफ दिलाने के लिए मौजूद होता है? वो होता है रिलीविंग ऑफिसर। मिस्टर बार्टविक ने अपने इस केस में किसको लॉयर हायर किया था? मिस्टर रॉपर उनके लॉयर थे। दो छोटी बच्चियां थी सिल्वर बॉक्स में, जिसमें से एक का नाम था थेरेसा लेविंस और दूसरे का नाम था मॉड लेविंस। सीन ऑफ द प्ले प्रोसीड विद द केस ऑफ टू होमलेस सिस्टर। जो ड्रामा था वो दो बेघर लड़कियों का, बहनों के केस से शुरू हुआ था, थेरेसा और मॉड लेविंस। मिस्टर बार्टविक कौन थे? अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर थे। मिस्टर जैक मिस्टर बार्टविक के डिसल्यूट सन थे, नशई, शराबी, अयाश किस्म के। मिसेस जॉन्स वाज द चार वुमेन, नौकरानी थी मिस्टर बार्टविक के घर में, मिसेस जॉन्स। मिस्टर थॉमस मॉले मिस्टर बार्टविक के घर में एक बटलर थे। मिस्टर जॉन्स पे इल्जाम था सिल्वर बॉक्स चोरी करने का और असॉल्टिंग पुलिस और पुलिस को मारने का। मिस्टर जॉन्स मिसेस जॉन्स के शौहर थे, और मिसेस जॉन्स वो जो मिस्टर बार्टविक के घर में नौकरानी थी। मिस्टर जॉन्स उनके घर में नौकर नहीं थे। जब मिसेस जॉन्स पहली दफा कोर्ट में आई तो वो थिन ब्लैक विस्पी ड्रेस और ब्लैक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी, ब्लैक स्ट्रॉ हैट। मिस्टर बार्टविक ने अपने लॉयर से इंसिस्ट किया, अपने लॉयर मिस्टर रॉपर से, कि कुछ भी हो जाए एक चीज को इस केस से बाहर रखना है, वो था स्टोलन पर्स। क्योंकि मिस्टर बार्टविक के बेटे का भी क्राइम सामने आता अगर स्टोलन पर्स का जिक्र आता। क्योंकि आपको याद होगा इस ड्रामे के अंदर एक चोरी का जिक्र है, वो चोरी सिल्वर सिगरेट बॉक्स की है। सिगरेट बॉक्स जो मिस्टर बार्टविक के घर से चोरी होता है, शक मिसेस जॉन्स पे जाता है, फिर वो मिसेस जॉन्स के घर से बरामद भी हो जाता है, लेकिन पता ये लगता है कि मिसेस जॉन्स ने वो चोरी नहीं किया, वो मिसेस जॉन्स के शौहर लेकर आए, जबकि मिस्टर जॉन्स तो उनके घर नौकरी नहीं करते। वो कैसे लेकर आए वो भी आगे पता लगेगा। जब जॉन्स पहली दफा कोर्ट में आया तो ही वॉज हैगर्ड अनशेवर्ड। मिस्टर एंड मिसेस जॉन हैव 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे थे मिस्टर और मिसेस जॉन्स के। मिसेस जॉन्स वही जो मिस्टर बार्टविक के घर में नौकरानी। The person who let Mr. John enter the house of Bartwick was Mr. Jack Bartwick. अब सुनो, सीन ये था कि मिस्टर जॉन्स तो काम नहीं करते थे मिस्टर बार्टविक के घर में, लेकिन वो उनके घर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर बार्टविक के शराबी बेटे मिस्टर जैक बार्टविक से दरवाजा नहीं खुला। तो मिस्टर जॉन्स ने कर्टिसी में उनकी मदद करी। तो मिस्टर जैक ने मिस्टर जॉन्स को अंदर बुलाया
क्योंकि वो नशे में थे, उनको पता ही नहीं था। उन्होंने अंदर बुलाया और मिस्टर जॉन्स को विस्की ऑफर करी और कहा कि जो चीज यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ। तो वो सिगरेट बॉक्स वहां से उठा के ले गए और एक पर्स उठा के लेके गए, जो पर्स असल में मिस्टर जैक बार्थविक चोरी करके लाए। तो इस तरह मिस्टर जॉन्स दो चीजें उनके घर से लेके गए, एक सिगरेट बॉक्स और एक चोरी किया हुआ पर्स, जो मिस्टर जैक बार्थविक नशे की हालत में किसी लेडी का पर्स चोरी करके लेकर आए थे। अब वो चोरी जानबूझ के की थी या गलती से उठा के लिया, बहरहाल ये सीन था। रॉबर्ट स्नो एक डिटेक्टिव ऑफिसर थे। मिस्टर रॉबर्ट स्नो डिटेक्टिव ऑफिसर थे, एक्सबी डिवीजन ऑफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स, एक्सबी डिवीजन। जब मिस्टर जॉन्स मिस्टर जैक से मिले तो ही वॉज गोइंग होम फ्रॉम गॉट एंड बेल्स। मतलब मिस्टर जॉन्स जो है वो गोट एंड बेल से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने मिस्टर जैक को नशे की हालत में दरवाजा गलत तरफ से खोलते हुए देखा, तो उन्होंने कर्टिसी में मदद करी क्योंकि वो उनकी बीवी के एम्प्लॉयर बॉस थे। फिर उनके मिस्टर जैक बार्थविक ने उनको अंदर बुला लिया और विस्की और क्या स्मोकिंग ऑफर करी और कहा कि जो चीज समझ में आया ले जाओ। तो वो मिस्टर जैक बार्थविक के कहने पे सिगरेट बॉक्स और मिस्टर जैक का चोरी किया हुआ पर्स ले गए। तभी रॉपर को वकील जॉन बार्थविक ने कहा था कि मेरे बेटे की चोरी जो पर्स की है उसको सामने मत आने देना। मिस्टर बार्थविक के घर का एड्रेस क्या है? 6 रॉकिंगहम गेट। वैल्यू जो सिगरेट बॉक्स चोरी करी थी, चोरी हुआ था, जो मिस्टर जैक बार्थविक के कहने पे जॉन्स ले गया था, उसकी वैल्यू 5 पाउंड 10 शिलिंग्स थी। ये याद रखना, 5 पाउंड 10 शिलिंग्स। जो सिल्वर बॉक्स मिसिंग हुआ था वो मिस्टर बार्थविक को बताया था थॉमस मॉले ने कि भाई मैंने यहाँ एक सिगरेट बॉक्स रखा था मंडे नाइट 8:45 से लेके 8:45 पे, और जब मैं सुबह 11 बजे ट्यूसडे मॉर्निंग 11 बजे लेने गया तो वो बॉक्स वहां मौजूद नहीं था, और उस वक्त कमरे में मिसिस जॉन्स थी। थॉमस मॉले की इस गवाही पे ही मिस्टर जॉन बार्थविक ने मिसिस जॉन्स को अरेस्ट करवाया। लेकिन वो पर्स मिला, लेकिन वो पर्स मिसिस जॉन्स नहीं लेकर आई थी, सॉरी सिगरेट बॉक्स वो उनके शौहर लेकर आए थे। तो फिर शौहर ने बताया कि भाई मैं तो घर के पास से गुजर रहा था, मैंने उनके बेटे को नशे की हालत में देखा, उनकी मदद करी, उन्होंने कहा कि यहाँ से जो चीज लेके जाना है ले जाओ, तो मैं सिर्फ सिगरेट बॉक्स नहीं लाया, मैं तो एक पर्स भी लाया। अब जब पुलिस को वो पर्स मिलेगा तो यकीनन मिस्टर जैक बार्थविक की चोरी खुलेगी, इसलिए मिस्टर जॉन बार्थविक अपने बेटे की चोरी को छुपाना चाह रहे। थॉमस मॉले बटलर थे, उन्होंने सिगरेट बॉक्स को ट्रे में रखा था डाइनिंग रूम टेबल पे। मिस्टर और मिसेस जॉन्स के घर का एड्रेस 34 मर्थ्री स्ट्रीट्स, ये एड्रेस आते हैं 34। पुलिस कांस्टेबल के मुताबिक मिसेस जॉन्स का बिहेवियर क्या था जब उनको कस्टडी में लिया? परफेक्टली क्वाइट, बिल्कुल खामोश थी। मिसेस जॉन्स को सिगरेट बॉक्स मिला उनके घर में जब वो अपने हस्बैंड का कोट शेक कर रही थी। जब मिसेस जॉन्स अपने हस्बैंड का कोट शेक कर रही थी तो सिगरेट बॉक्स निकला और बेड पे गिरा और सारी सिगरेट बेड पे फैल गई, स्कैटर्ड ऑन द बेड। जब मिसेस जॉन्स ने सिगरेट बॉक्स देखा तो वो डेडफुली अपसेट, घबरा गई, क्योंकि उनको तो पता था कि उनके बॉस के घर से चोरी हुई है और इल्जाम भी उन्हीं पे लगा हुआ था। लेकिन उन्हें उनकी परेशानी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने चोरी तो करी नहीं थी। जब वही चीज उनको उनके घर में मिली तो वो घबरा गई। मिस्टर जॉन्स ने सिगरेट बॉक्स लिया मिस्टर बार्थी के घर से, मिसेस जॉन्स के शौहर ने। क्यों? क्योंकि वो नशे की हालत में थे। मिस्टर जेम्स जॉन्स जो कि मिसेस जॉन्स के शौहर है, उन्होंने सिगरेट बॉक्स लिया, उसके साथ वो पर्स भी लिया दैट वाज ब्रॉट बाय जैक, जो जैक लेकर आया था। वो जैक चोरी करके लाया था या नशे की हालत में लाया था, कुछ भी कह सकते हैं। मिस्टर जेम्स जॉन्स मिस्टर जैक से मिले घर के बाहर क्योंकि मिस्टर जैक को दरवाजा उनसे खोला नहीं जा रहा था, फाइंड द की होल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डोर, और मिस्टर जॉन्स ने कर्टिसी में उनकी मदद की। मिस्टर जॉन्स को सजा मिली 1 मंथ विद हार्ड लेबर की। कौन ऐसा था जिसने आइडेंटिकल क्राइम करे हुए थे? भाई वो मिस्टर जैक बार्थविक और जेम्स जॉन्स। मिस्टर जैक बार्थविक भी नशे की हालत में थे,
मिस्टर जेम्स जॉन्स भी नशे की हालत में थे। मिस्टर जैक बार्थविक भी एक लेडी का पर्स लेकर आए थे। मिस्टर जेम्स जॉन्स भी मिस्टर बार्थविक के घर से सिगरेट बॉक्स लेके गए थे। तो एक तरीके से देखा जाए आइडेंटिकल क्राइम था, लेकिन सजा सिर्फ मिस्टर जॉन्स को मिली क्योंकि वो गरीब थे। और यही क्रिटिसिज्म ब्रिटिश सोसाइटी के जुडिशियल सिस्टम पे जो है जॉन गेल्सवर्दी अक्सर अपनी राइटिंग में किया करते। आगे आते हैं स्टूडेंट, हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है द वर्ल्ड एज आई सी इट। इस चैप्टर को लिखने वाले राइटर कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए 1879 में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने पेश करी भाई? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश करी, जिसने टाइम और स्पेस का आइडिया दिया। आइंस्टाइन ने कहा, जो उन्होंने कहा कि विच ट्रांसफॉर्म साइंटिस्ट नोटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका में सेटल हुए 1941 में। उनको नोबेल प्राइज मिला 1921 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक ह्यूमन बीइंग्स मॉर्टल, फानी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एवरी मैन स्टे इन दिस वर्ल्ड फॉर अ ब्रीफ सॉजरन, मुख्तसर कयाम के लिए आया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का पॉइंट ऑफ व्यू रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में ये था कि वी एग्जिस्ट फॉर आवर फेलो मैन, फेलो बीइंग्स, हम अपने साथियों के लिए इस दुनिया में हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते थे कि मैं अपने आप को सैकड़ों दफा ये बात रोजाना याद दिलाता हूँ कि मेरी इनर एंड आउटर लाइफ डिपेंड करती है ऑन द लेबर ऑफ अदर मैन, दूसरे इंसानों की मेहनत पे। अगर वो दूसरे इंसान मेहनत ना करे तो मेरी इनर और आउटर लाइफ मुश्किल हो जाएगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन इस बात को मानते हैं कि फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए आपको प्लेन लिविंग, सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए। और आइंस्टाइन इसी वजह से बहुत स्ट्रांगली ड्रॉन थे, उनका झुकाव बहुत ज्यादा था सिंपल लाइफ की तरफ। आइंस्टाइन रिगार्डेड क्लास डिफरेंस एज कॉन्ट्ररी टू जस्टिस, एज कॉन्ट्ररी टू जस्टिस। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के मुताबिक हर इंसान इस दुनिया में या तो बैरूनी मजबूरी के तहत कुछ काम कर रहा है, एक्सटर्नल कंपल्शन, बट आल्सो इन अकॉर्डेंस विद इनर नेसेसिटीज। अंडर एक्सटर्नल कंपल्शन, in accordance with inner necessities. A man can do as he will, but not will as he will is a quotation of Schopenhauer. Schopenhauer एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या कहा? From an object point of view, to inquire after the meaning of object, one's own existence of creation generally have always seemed to Einstein absurd, बेकार, useless. According to Einstein, what helped in determining the direction of individual and judgment to everybody certain ideals. इसमें कहा था ना आइंस्टाइन ने कि हर इंसान के कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ नजरिए होते हैं, जो नजरिए इंसान की जजमेंट और डिसीजन करने में उसकी मदद करते हैं। According to Einstein, he has never looked upon ease and happiness as end in themselves. Such an ethical basis, he called them more proper for a head of swine. Herd of swine. According to Einstein, the idea which have given him new courage in his life are truth, goodness and beauty. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तीन चीजें ऐसी हैं जो मुझे, मेरे नजरिए हैं, मेरे आइडियल्स हैं, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। और ये वो आइडियल्स हैं जो मुझे बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और मुझे हिम्मत देते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक इंसान की कोशिश के आजकल जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, मतलब इंसान आजकल ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी के अलावा जिन चीजों के लिए काम कर रहा है वो क्या है? प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो चैप्टर का पहला पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हमें इंसान इस दुनिया में एक दूसरे इंसान के लिए मौजूद है और हमारी पूरी जिंदगी एक दूसरे इंसान की मेहनत पे डिपेंड कर रही है। फिर दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हर इंसान मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि इंसान के कुछ नज़रिए होते हैं, आइडियल्स होते हैं, जिन नज़रियों के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है। मेरे नज़रिए क्या है? मेरे नज़रिए ये है कि मैं ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी को फॉलो करता हूँ, लेकिन आज का इंसान पैसा, कामयाबी और लग्जरी की तरफ जा रहा है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के मुताबिक अ पर्सन विद एन ऑब्स्टिनेट सेंस ऑफ डिटैचमेंट लूजेस समथिंग इन द वे ऑफ जेन्युइनिटी एंड लाइट हार्टनेस। इन्होंने कहा कि इंसान नुकसान उठाता है जब वो हमदर्दी और सकाफत दिखाता है।
To Einstein, without the sense of fellowship with men of like mind, of preoccupation with the objective, the eternally unattainable in the field of art and scientific research, life would have seemed to me empty. सही है, इनका कहने का मकसद ये था कि आइंस्टाइन के मुताबिक अगर आप एक ऐसे दोस्तों के बिना है जो आप जैसे दिमाग के नहीं है, तो फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी जिंदगी बामकसद नजर आएगी। अगेन माई ओन गेट, इसका मतलब है आई गो माई ओन वे, मैं अपने रास्ते चलता हूँ, मेरी अपनी सोच है। आइंस्टाइन हैड नेवर लॉस्ट एन ऑब्स्टिनेट सेंस ऑफ डिटैचमेंट, आइंस्टाइन ने कभी भी अलैदगी के एहसास को खत्म नहीं होने दिया। According to Einstein, with one fellow creature, one is sharply conscious without the limit of possibility of mutual understanding. इन्होंने कहा कि आइंस्टाइन के मुताबिक हर बंदा इस बात से बहुत बाखबर है कि हर चीज की एक लिमिट होती है, खासतौर पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की लिमिट टू पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो उसकी एक हद होती है। आइंस्टाइन पॉलिटिकली किस चीज को सपोर्ट करते थे? डेमोक्रेसी को। आइंस्टाइन के मुताबिक हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल। आइंस्टाइन के मुताबिक अच्छा नहीं है कि इंसान को पूजा जाए, उनका ये मानना था कि इंसान को पूजना नहीं चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इतनी इज्जत नहीं कि उसको पूजना शुरू कर दे। आइंस्टाइन को हद से ज्यादा एडमायरेशन मिली अपने लोगों से, सही है, लेकिन ये आयरनी ऑफ फेट है, ये उनकी किस्मत का एक तरीके से उनसे मजाक है, ये तंज है। According to Einstein, the people in a state must be able to choose their leader. आइंस्टाइन के मुताबिक लोगों को अपना लीडर सिलेक्ट करने की इजाजत होनी चाहिए। आइंस्टाइन के मुताबिक ऑटोक्रेटिक सिस्टम, ऑटोक्रेटिक कहते हैं बादशाहत को, ऑटोक्रेसी वो सिस्टम ऑफ कॉशन, पावर का, ताकत का निजाम है, ख्वाहिश का निजाम नहीं है। आइंस्टाइन ये समझते हैं कि एक चीज ऐसी है जो लो मोरालिटी के लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो है ताकत। ताकत उन्हीं पे चलती है जिन लोगों के अखलाक में कमी होती है। आइंस्टाइन को जंग एक मीन, घटिया, इनकंटेम्प्टेबल, नफरत अंगेज चीज लगती है। आइंस्टाइन ने जंग को एक नाम भी दिया था, एबनॉर्मल बिजनेस, खतरनाक, घटिया बिजनेस। आइंस्टाइन के मुताबिक वो मुल्क जिसने बड़ा जबरदस्त तरीका निकाला डेमोक्रेटिक आइडिया का, वो मुल्क कोई और नहीं, यूएसए था। और फिर आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि ये जो जंग का एहसास है, ये स्कूल ऑफ प्रेस के जरिए जगाया जाता है और करप्ट किया जाता है। आइंस्टाइन ये बात समझते थे कि मिस्ट्री जो है वो इंजेंडर करती है रिलीजन को, ये छुपी हुई चीजें जो मिस्ट्री हैं वो एक नई सोच देती हैं रिलीजन की। आइंस्टाइन के मुताबिक जो सबसे साफ चीजें जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं वो छुपी हुई चीज मिस्ट्री है। इन्होंने ये भी कहा कि फंडामेंटल इमोशन विच स्टैंड एट द क्रेडल ऑफ ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस इज मिस्ट्री। कह रहे चाहे आप साइंटिफिक फील्ड में हो या आर्टिस्टिक फील्ड में हो, जो बेसिक चीज है जो आपको रोशनी दिखाती है वो मिस्ट्री है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि वो शख्स जिसको मिस्ट्री का नहीं पता और वो मिस्ट्री को पा के हैरान नहीं होता, उससे कोई हैरानगी या कोई क्या कह लें, एक तरीके की एक्साइटमेंट नहीं होती, तो समझ ले वो इंसान मर चुका है, एज गुड एज दैट एज स्नफ आउट कैंडल, जैसे एक बुझी हुई मोमबत्ती होती है जिसको कोई रोशनी नहीं दे सके। आइंस्टाइन के मुताबिक मिस्ट्री वो नॉलेज है, वो इमोशन है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है ट्रू रिलीजियस एटीट्यूड को। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं भी रिलीजियस आदमी हूँ, क्योंकि मैं भी छुपी हुई चीजों को पे बिलीव करता हूँ और रिलीजन भी छुपी हुई चीजों का नाम। तो क्लास अगर आप देखें इस चैप्टर में 7 बातें। पहली बात, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात करी है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम सब इस दुनिया में किसी दूसरे इंसान के लिए काम कर रहे हैं, हमारी जिंदगी दूसरे इंसान की मेहनत से जुड़ी हुई है, हम या तो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जिनको हम नहीं जानते। फिर उन्होंने कहा कि भाई दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि इंसान मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है, वो अपनी ज़रूरत या मजबूरी के तहत काम कर रहा होता है। और मेरे अंदर भी एहसास है, जो मैं कभी कभी जब परेशान होता हूँ या जब ऐसी जगह पे होता हूँ जहाँ मजबूर बेबस नज़र आता हूँ, तो इस बात से मुझे हौसला मिलता है कि इंसान सब काम कर सकता है जो वो चाहता है, लेकिन वो नहीं करेगा जो वो चाहता है।
फिर उन्होंने कहा कि इंसान के नजरिए हैं, जिस नजरिए के मुताबिक वो चलता है, और मेरे नजरिए ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी है। फिर उन्होंने अलैदगी की बात करी, फिर उन्होंने जमहूरियत की बात करी, फिर उन्होंने डिक्टेटरशिप की बात करी, फिर उन्होंने अमेरिका की बात करी, फिर उन्होंने वॉर की बात करी, और आखिर में उन्होंने मिस्ट्री की बात करी। चलिए स्टूडेंट, आखिरी चैप्टर पे आते हैं, नाम है डिवोटेड फ्रेंड। ये जो डिवोटेड फ्रेंड चैप्टर है, इसको लिखने वाले राइटर हैं हमारे कौन? ऑस्कर वाइल्ड। सही है, ऑस्कर वाइल्ड वो राइटर हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ओके, नंबर सेकंड, ऑस्कर वाइल्ड पैदा कब हुए? 1854 में। फॉरमोस्ट बड़े जाने माने राइटर थे लेट 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी एंड हो रही थी, 1854 में तो पैदा हुए थे। Oscar Wilde was the foremost exponent of the doctrine of art for the art's sake. Art for the art's sake. Oscar Wilde became dazzlingly famous with the novel Dorian Gray. The Devoted Friend is something more than accurately told little fairy tale. ये परियों की कहानी है। The Water Rat, जो इस कहानी का एक कैरेक्टर है, had bright बिड़ी की स्पेलिंग गलत हो गई है, eyes and stiff grey whiskers. Stiff grey whiskers. They were swimming in the pond looking just like a lot of yellow canaries, the little ducks. You will never be in the best society unless you can stand on your head. It was opened by ये राय किसकी थी? डक की थी, जो अपने बच्चों को दे रही थी। According to the opinion of the water rat, love is all very well in its way, but it is much higher than love, that is friendship. वाटर रेट का कहना था कि प्यार अपनी जगह पे बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन फ्रेंडशिप की अहमियत ज्यादा है। Who told the story of Hans and the Miller to the water rat? Linnet, a green linnet. उसने ये कहानी सुनाई थी water rat को और duck को। The storyteller Green Linnet explained the Hans was not distinguished, but was well known for his kind heart, funny round good humor face, मजाहिया गोल मटोल सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, humor face. Little Hans was poor and possessed a beautiful garden. Hugh was a rich and possessed a mill. Hugh is the miller, चक्की वाला. Little Hans had a great many friends, but the most devoted friend was the miller. सबसे अच्छा दोस्त उसका कौन था? Miller. The miller always told, ये bold हो गया, ये told है Hans all about the unselfishness of true friendship. Miller हमेशा Little Hans से अनसेल्फिशनेस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में बात किया करता था कि जो सच्ची दोस्ती है वो खुदगर्जी से आजाद होती है। रियल फ्रेंड शुड एवरीथिंग इन कॉमन, ये मिलर कहता था कि अच्छे दोस्तों में हर चीज कॉमन होनी चाहिए, कहता था, करता नहीं था। लव इज ऑल वेरी वेल इट्स वे बट फ्रेंडशिप इज मच हायर इंडीड, ये किसका ओपिनियन था? अभी आया था, ये वाटर रेट का ओपिनियन। During all the season, Little Hans used to be very happy except winter. Winter के अलावा वो हर मौसम में बहुत खुश रहता था। Who asked the miller to call Little Hans in their house during winter? किसने मिलर से कहा कि आप Little Hans को घर में बुला ले जब तक सर्दियां चल रही हैं? वो मिलर का छोटा बेटा था, जिसके बाद इस बेटे को डांट भी पड़ी थी कि तुम्हें स्कूल भेजने का तो कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा। लिटिल हांस के छोटे बेटे ने ये भी कहा, सॉरी मिलर के छोटे बेटे ने ये भी कहा कि वो हांस को अपना आधा दलिया देगा। आप पोरिज एंड है, ये गलत हो गया। शो हिम हिज वाइट रैबिट्स, और उसे अपने वाइट रैबिट्स भी दिखाए। लेकिन जब उसने बात बोली तो मिलर ने उसे डांटा, जिसपे छोटा बेटा शर्मिंदा हुआ और उसने सर झुका लिया एंड ग्रू स्कारलेट, और वो लाल हो गया। जब मिलर लिटिल हांस से मिलने गया तो उसको पता लगा कि लिटिल हांस ने अपनी वैल्यूएबल चीजें, जिसमें सिल्वर बटन है, सिल्वर चेन है, बिग पाइप है और एक व्हील बैरो है, जो उसने बेच दी। ये मिलर को पता लगा लिटिल हांस से जब वो सर्दियों के बाद हांस से मिलने गया। उस व्हील बैरो को लिटिल हांस वापस खरीदना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया था कि ये फूल वो बर्गो मास्टर की बेटी को बेचेगा। बर्गो मास्टर बेसिकली मेयर को कहते हैं, ये जर्मन वर्ड है। व्हील बैरो जो मिलर ने उसको देने का वादा किया, क्योंकि जब मिलर को पता लगा कि लिटिल हांस व्हील बैरो खरीदेगा तो मिलर ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दूंगा, प्रॉमिस किया। वो व्हील बैरो पुरानी और टूटी हुई थी। जब मिलर ने प्रॉमिस कर लिया लिटिल हांस से
तो उसने ये भी कहा कि ये चीज दोस्ती की रूह है, क्या? जेनरसिटी, सकाफत। अगर कोई सकाफत नहीं दिखाएगा दोस्ती में तो दोस्ती दोस्ती नहीं रहेगी। तो अगर तुम्हें मैं अपनी व्हील बैरो दे रहा हूं तो मैं बहुत सखी हूं। हांस ने मिलर से कहा कि वो अपनी व्हील बैरो से दे दे, क्योंकि वो अपनी उस व्हील बैरो को बड़ी आसानी से रिपेयर कर लेगा, क्योंकि उसके पास, हांस के पास एक लकड़ी का तख्ता था जिससे उसने कहा कि मैं व्हील बैरो को रिपेयर कर लूंगा। व्हील बैरो देने के वादा किया, दिया नहीं है। उसके रिटर्न पे मिलर ने इनिशियली लिटिल हांस से क्या मांगा? सबसे पहले लकड़ी का तख्ता मांगा जिससे हांस ने व्हील बैरो को रिपेयर करने का सोचा था, और प्रिम रोजेस मांगे। मिलर ने लिटिल हांस से एक और काम कराया अगले दिन, क्योंकि प्रॉमिस करा हुआ था कि व्हील बैरो देगा, तो इस प्रॉमिस को यूज करते हुए अगले दिन लिटिल हांस से काम करवा लिया। क्या करवाया? आटे की बोरी उससे मार्केट में बिकवाई। पहले उससे लकड़ी का तख्ता और फूल लिए, दूसरे दिन आटे की बोरी मार्केट में बिकवाई। उसी व्हील बैरो के वादे में तीसरी दफा, नहीं ये एक सेकंड, 2 दफा आ गया। हाँ ये तो, हाँ इनिशियली, तो नेक्स्ट डे ये सेकंड भी वही है, सेकंड के अंदर भी वही आएगा, सेल टू सेल अ सेक ऑफ फ्लोर फॉर हिम। और थर्ड टाइम क्या करवाया? जब आटे की बोरी बिकवा दी तो भी मैन द होल इन द बार्न रूफ, गोदाम की छत रिपेयर करवाई। चौथी दफा क्या करवाया? टू ड्राइव हिज शीप टू द माउंटेन, अपनी भेड़ों को पहाड़ों पे चरवा। और ये सारे काम उसने व्हील बैरो के देने के वादे पे करे। हांस सारी बातें सीख रहा था मिलर से, क्योंकि वो एक अच्छा स्कॉलर बनना चाहता था जैसे मिलर था, अकॉर्डिंग टू हांस। लेकिन हांस मिलर के इन तमाम कामों की वजह से परेशान था, क्योंकि वो अपने फूलों को की देखभाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मिलर हर थोड़े दिन बाद आ जाता था, उसे लंबे लंबे सफर पे भेजता था या उसे बुला के मिल में काम करवाता। स्टॉर्मी विंटर नाइट थी। मिलर हांस के पास आया और कहा कि डॉक्टर को बुला के लिया। और डॉक्टर को लिटिल हांस से मिलर ने क्यों बुलवाया? क्योंकि उसका बेटा सीढ़ियों से गिर गया था, वो जख्मी था। मिलर खुद डॉक्टर को लेने जा रहा था, लेकिन उसको एहसास हुआ कि मिलर हांस को भेजना चाहिए, क्योंकि मैं उसे अपनी व्हील बैरो दे रहा हूं तो उससे कुछ तो काम लेना चाहिए। लिटिल हांस को डॉक्टर तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए, लेकिन लिटिल हांस अंधेरे की वजह से एक पानी के तालाब में डूब गया। क्यों? क्योंकि जब मिलर लिटिल हांस के पास आया था और मिलर ने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ, मेरा छोटा बेटा गिर गया है, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा था, लेकिन अगर तुम मेरी जगह चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें व्हील बैरो दे रहा हूँ तो अच्छा होगा। तो हांस कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे आप अपनी लालटेन दे दें, क्योंकि अंधेरा बहुत है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। लेकिन मिलर ने सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फिशनेस दिखाई और वो लालटेन देने से मना किया और कहा कि वो मेरी न्यू लालटेन है, उसे कुछ हो गया तो मेरा बड़ा नुकसान होगा। और यही वजह थी, रोशनी ना दिखने की वजह से लिटिल हांस डूब गया और उसकी बॉडी अगले दिन पानी में तैरती हुई कुछ गॉथर्ड्स को, बकरी चराने वालों को मिली, और लिटिल हांस मर गया मिलर की सेल्फिशनेस एटीट्यूड की वजह से। और उस दिन, उसकी मौत वाले दिन, मिलर साहब ब्लैक क्लॉक पहन के घूम रहे थे और सबसे ज्यादा गमजदा मिलर थे। वाटर रेड को बहुत ज्यादा हमदर्दी थी मिलर से, क्योंकि वाटर रेड और मिलर के कैरेक्टर में सिमिलैरिटी थी। इससे सवाल भी आता है, दोनों सेल्फिश थे और अपने ही बारे में सोचते थे। और यही हुआ कि जब लिनेट ने उसको एक कहानी सुनाई जिसमें एक अखलाकी सबक था, तो वाटर रेड को बुरा लगा, क्योंकि सेल्फिश टाइप के लोग कोई सबक सीखना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते। इसलिए वो मोरल स्टोरी उसको पसंद नहीं आई और वो अनॉयड हो गए। तो स्टूडेंट, ये था हमारी वीडियो प्रोज की बाकी के पार्ट। तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं नॉवेल को कवर करूँगा, और उसके अलावा जो भी आपको चीज़ चाहिए हो आप मुझे मैसेज पे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डिलीवर एज सून एज पॉसिबल। और इंशाल्लाह इसी तरीके से चैनल पे आते रहें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके पेपर के और आपकी लर्निंग के लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।